नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। आज हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और स्क्रीन पर प्रश्न है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आप जवाब आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए तालु। सही उत्तर क्या होगा? ए तालु। दोस्तों, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। च वर्ग का उच्चारण क्या होगा? तालु। ट वर्ग का मूर्धा। त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। इसको आप लोग अपने नोट्स बुक्स में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, आ दीर्घ ई दीर्घ उ है, यानी कि आ दीर्घ ई दीर्घ उ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर। आपको इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए दीर्घ स्वर। सही उत्तर होगा ए दीर्घ स्वर, क्योंकि दीर्घ स्वर के उच्चारण में क्या होता है? दुगना समय लगता है। क्या लगता है? दुगना समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है। क्या कहलाती है आपको बताना है। युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, स्पर्श ध्वनि, अंत्योष्ठ ध्वनि। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी संयुक्त ध्वनि। सही उत्तर होगा बी संयुक्त ध्वनि। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, संगम। संगम, तो संगम के बीच में क्या है? स और ग के बीच में क्या है? म है। स और ग के बीच में क्या है? म। तो इसीलिए ये क्या है? संयुक्त ध्वनि है। म क्या है? संयुक्त ध्वनि है। अगला प्रश्न है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? आपको इसका उत्तर बताना है। 1 2 3 4। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी 3। कौन कौन से होते हैं ये आप लोग नोट कर लेंगे। स्पर्श ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि और ऊष्म ध्वनि, ये व्यंजन के प्रकार हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। स्पर्श की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजन की 4 और ऊष्म व्यंजन की कितनी होती है? 4। टोटल कितने होते हैं? 33। एग्जाम में पूछेगा कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, अंग्रेजी, यूनानी, रोमन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए देवनागरी। सही उत्तर क्या होगा? ए देवनागरी। अगला प्रश्न है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? आपको बताना है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। आपका सही उत्तर होगा सी समूहवाचक। जो भी वस्तुएं समूह में रहते हैं वहां पर क्या होता है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? आपको बताना है सभा कौन संज्ञा है। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आपका सही उत्तर होगा बी समूहवाचक। सही उत्तर होगा बी समूहवाचक। अगला प्रश्न है, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है गंगा कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए व्यक्तिवाचक। सही उत्तर होगा ए व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, मेरी निर्धनता पर दया करो। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। यानी कि इसमें आपको भाववाचक संज्ञा चुनना है, यानी कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। मेरी, निर्धनता, दया करो, यानी कि चारों में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ये आपको चुनना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी निर्धनता। जी हाँ दोस्तों, निर्धनता में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, केजरीवाल को सफलता मिली। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? आपको बताना है वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी भाववाचक। सफलता में कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा भाववाचक। अगला प्रश्न है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है।
होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है किसमें? एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में। आपको बताना है एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में। तो दोस्तों होश शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। आपका ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। अगला प्रश्न है सामग्री का बहुवचन है। सामग्री का बहुवचन है तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए सामग्रियाँ। सही उत्तर क्या होगा? ए सामग्रियाँ। अगला प्रश्न है आटा शब्द है। आपको बताना है कि आटा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। आपको तीनों में से कोई एक बताना है। तो दोस्तों आटा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। हाँ, आप लोग याद रखेंगे कि जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं वह ज़्यादातर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, इसलिए आटा पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यानी कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपको बताना है। बुद्धिमानी, ज्ञानी, बुद्धिमानी, बुद्धिमती। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी बुद्धिमती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमती। अगला प्रश्न है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपको बताना है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आपका सही उत्तर है बी महाशया। सही उत्तर क्या है? बी महाशया। अगला प्रश्न है लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द आपको बताना है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी संस्कृत। सही उत्तर होगा बी संस्कृत। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में याद रखेंगे, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न है मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है। आपको उत्तर बताना है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी निजवाचक, क्योंकि मैं आप ही चला आता था। आप ही मतलब स्वयं, मैं खुद चला आता था, इसीलिए यहाँ पर आप शब्द जो है निज यानी कि स्वयं के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप क्या? निजवाचक है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के भेद हैं। आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए 6। सही उत्तर क्या होगा? ए 6। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बहन दोस्तों मित्रों को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। अगला प्रश्न है परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। आपको बताना है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए पारिवारिक। सही उत्तर क्या होगा? ए पारिवारिक। अगला प्रश्न है 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है। सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? बी संख्यावाचक। 3 दिन संख्यावाचक विशेषण है। जहाँ पर संख्या का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इसलिए 3 दिन क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब इनमें से कौन परिमाणवाचक विशेषण है। नया, 5, थोड़ा सा, सुंदर। आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। नया क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। 5 क्या है? 5 संख्यावाचक विशेषण है। और थोड़ा सा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, थोड़ा सा। अगला प्रश्न है क्रिया के मुख्य रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा सी धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे पठ, पठ में ना जोड़ दिए तो क्या होगा? पढ़ना। लिख में ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या होगा? लिखना, तो है ना। तो लिख क्या हो गया? धातु। और उसमें जब ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया? वो क्रिया हो गया, लिखना। अगला प्रश्न है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द है। आपका ऑप्शन है विपिन, बापू, रश्मि, विकट। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए विपिन। सही उत्तर क्या होगा? ए विपिन। अगला प्रश्न है आप शब्द सर्वनाम है।
आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि आप सब कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, निजवाचक। अगला प्रश्न है, चराचर का संधि विच्छेद है। चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, चर धन अचर। चर धन अचर, चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा? चर धन अचर। और दोस्तों अगर ये पूछेगा कि ये कौन संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में भी क्या है? तो स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अन्वेषण कौन संधि है? अन्वेषण कौन संधि है? आपको इसका उत्तर बताना है कि अन्वेषण कौन संधि है। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, यण संधि। अन्वेषण कौन संधि है? यण संधि है। अगला प्रश्न है, गजानन कौन सा समास है? गजानन कौन सा समास है? आपको बताना है गजानन कौन सा समास है। बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो दोस्तों गजानन बहुब्रीहि समास है। गजानन कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यज्ञशाला कौन सा समास है? आपको बताना है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसको विग्रह करने पर क्या आ रहा है? के लिए, जैसे कि यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। और जिसको विग्रह करने पर कारक विभक्तियाँ आएगी तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, तत्पुरुष समास। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर अव्यय और उपसर्ग, जहाँ पर अव्यय और उपसर्ग आते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गजानन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों शब्द क्या है? प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। रात दिन कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और इसका पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि यह विपरीत होगा, उल्टा होगा। जहाँ पर आपको दिखेगा उल्टा शब्द और विग्रह करने पर या और आएगा, या देखेंगे कि योजक चिन्ह रहेगा तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि इतिश्री मुहावरे का अर्थ क्या होगा। शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, अटल होना, अटल रहना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, समाप्त होना। इतिश्री का अर्थ क्या होगा? समाप्त होना। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, तलवी चाटने मुहावरे का अर्थ है। तलवी चाटना मुहावरे का अर्थ है। आपका ऑप्शन है खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, भला बुरा कहना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, खुशामद करना। सही उत्तर होगा ए, खुशामद करना। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी कौन सा समास है, आपको इसका उत्तर बताना है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, बहुब्रीहि समास। सही उत्तर क्या होगा? ए, बहुब्रीहि समास, है ना। दोस्तों इसमें अन्य पद प्रधान है ना। इसमें क्या है? अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन कौन सा समास है। तो दोस्तों जहाँ पर विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, क्योंकि कमल और नयन उपमा उपमेय है। कमल और नयन में क्या है? उपमा उपमेय है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, कर्मधारय समास। दोस्तों अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगतधननाथ, जगतधननाथ, जगधननाथ, जगधननाथ। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा भी, जगतधननाथ, नाथ, जगतधननाथ। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि जगन्नाथ कौन संधि है। तो जगन्नाथ कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है।
तो इसका पहचानने का ट्रिक क्या है कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर में क्या होगा, हलंत होगा। पहला शब्द के अंतिम अक्षर में क्या होगा, हलंत होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कौन संधि है, तो वो व्यंजन संधि है। इसलिए जगन्नाथ क्या है, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द। आपको बताना है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा, बी अपकर्ष। सही उत्तर क्या होगा, बी अपकर्ष। अगला प्रश्न है पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा, आपको बताना है। पाषाण, ठेला, चिक्का, कंकड़। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ए पाषाण। सही उत्तर क्या होगा, ए पाषाण। अगला प्रश्न है हृदय का विशेषण है। आपको बताना है कि हृदय का विशेषण क्या होगा, है ना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, हार्दिक। सही उत्तर क्या होगा, हार्दिक। इसलिए आपका ऑप्शन भी सही है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य से ही हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मंजिल को पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बहन दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बैठक में कौन सा प्रत्यय है। बैठक में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। उक, क, अक, उक। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सी अक। सही उत्तर क्या होगा, सी अक। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। आपका ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार ये पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी 2। कौन कौन से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो भागों में बांटा गया, इसलिए वर्णमाला दो प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो आपका सही उत्तर होगा बी प्रशंसा। सही उत्तर क्या होगा, बी प्रशंसा। जी हाँ दोस्तों, प्रशंसा में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो आपको बताना है कि क्रय में कौन सा शब्द लगाएंगे कि उसका अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, वी, डी। सही उत्तर क्या होगा, डी, वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको बताना है। गाय, यमुना, आम। तो आपका सही उत्तर होगा सी यमुना। सही उत्तर क्या होगा, सी यमुना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक क्रिया विशेषण है। इनमें से कौन एक क्रिया विशेषण है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ए, वह धीरे से बोलता है। सही उत्तर क्या होगा, ए, वह धीरे से बोलता है। यहाँ पर धीरे से क्या है, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है, आपको बताना है। कर्म कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, कर्ता कारक। सही उत्तर क्या होगा, डी, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है जिंदा शब्द क्या है। जिंदा शब्द क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, विशेषण। सही उत्तर होगा सी, विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो आपका सही उत्तर होगा डी, धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। आपका सही उत्तर होगा बी, भारतीयों। सही उत्तर क्या होगा, बी, भारतीयों। अगला प्रश्न है लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। यानी कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, कुशल। कुशल क्या है, एक विशेषण है। कुशल क्या है, एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा। आपको बताने कि रूढ़ शब्द कौन सा है। लंबोदर, घुड़साल, दूध वाला, लोटा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, लोटा। क्योंकि इसको तोड़ने पर इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिसको खंडन करने के बाद अर्थ नहीं निकलता है वह रूढ़ शब्द होता है। तो इसलिए लोटा को खंडन करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए लोटा क्या है, रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है।
निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कैलाश, काशी, गंगा, नदी। आपको बताना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, नदी, क्योंकि कैलाश, काशी और गंगा क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो कैलाश, काशी, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? आपको बताना इसका उत्तर कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।